नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू कर सकती है। यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया है और सरकार इसे लागू करने जा रही है। यूसीसी में जो नियम हैं उन पर लोगों के साथ चर्चा करने के बाद नियमावली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कभी कभी प्रक्रिया में समय लग जाता है, लेकिन मूल कार्य पूरा हो चुका है। केंद्र और राष्ट्रपति की सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी को लेकर के जो कार्य किया है वो ऐतिहासिक है। तो देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर संभवतया ये कहा जा रहा है कि यूसीसी जो कानून है वो 9 नवंबर यानी उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर लागू किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है देवेंद्र भसीन, उनका कहना है कि इसको लेकर के युद्ध स्तर पर फिलहाल काम जारी है। बड़े जो काम है कैबिनेट से मंजूरी मिलना और राष्ट्रपति की अनुमति मिलना वो दोनों हो चुके हैं। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया और उसको लागू करने जा रहे हैं। जहां तक इसमें नियमों का सवाल है तो उस पर काम चल रहा है और उसमें लोगों से चर्चा करने के बाद पूरी परिनियमावली तैयार हो रही है और कभी कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि थोड़ा समय लगेगा, ये अपने आप में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मूल आपका है कार्य हो चुका, उसके ऊपर जो है केंद्र से माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति बन चुकी और उसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो जनता के सामने है और उस पर सबने सहमति दी है और इसी आधार पर देश के अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करने की तैयारी में है और वहां पर भी ये कार्य प्रारंभ हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उत्तराखंड में कार्य किया यूसीसी को लेकर के, वो निश्चित तौर पर अपने आप में ऐतिहासिक है। जहां तक थोड़ा समय लगने की बात है तो कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, जिसे कल उस पर कोई विवाद खड़ा हो या कोई उसको लेकर के अन्यथा टिप्पणी करे, तो ऐसे पूरी सावधानी बरतने के लिए थोड़ा समय कभी कभी लग जाता है। और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भू कानून बनाए जाने के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नारायण दत्त तिवारी की सरकार में सख्त भू कानून कांग्रेस ने लागू किया था। इसके बाद से बीजेपी की खडूरी सरकार ने कांग्रेस के ही भू कानून में संशोधन कर यथावत उसे लागू किया है और बीजेपी की पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने भी भू कानून में संशोधन कर सभी बाध्यताओं को समाप्त कर दिया। सूर्यकांत धस्माना ने आगे कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने नगर निगम की सीमा बढ़ा करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं किया है। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ और मैं कई बार आपसे उस विषय पर बातचीत कर भी चुका हूँ और आप लोगों ने उसमें पार्टी की ओर से आपने बहुत स्पष्ट रूप से अपने चैनल्स के माध्यम, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिस दूरस्थ ब्लॉक देवाल के संगम मैदान में शनिवार को आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों की 103 समस्याओं और शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया और 300 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। विभागीय स्टॉल के माध्यम से विविध प्रमाण पत्र मौके पर जारी करने के साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर स्थानीय जनता को लाभान्वित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी समस्याओं और शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेकर समय पर उनका निस्तारण किया जाए। ज्यादातर जो समस्याएं थी वो सड़क को लेकर तो आज के निर्देश में आज 103 समस्याएं आई। ज्यादातर जो शिकायतें थी वो या तो सड़क को लेकर थी या जल जीवन मिशन को लेकर थी, कुछ हेल्थ को लेकर इश्यूज थी या शिक्षा विभाग को लेकर समस्याएं थी। तो ये सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और जो जितने भी विभाग के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि टाइम बाउंड मैनर में इसको सॉल्व किया जाए और जो लोगों को जो भी शिकायत है
और चमोली जनपद के नारायणबगड़ में माध्यमिक स्तर के 3 दिवसीय शीतकालीन एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिताओं का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आगाज हो गया है। इस मौके पर जीआईसी के खेल मैदान में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा, ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी और खेल प्रतियोगिता के संयोजक प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह नेगी आदि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर पहले दिन की खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर पिछले वर्ष के चैंपियन अमन ने मशाल लेकर के खेल प्रतियोगिताओं का आगाज किया। प्रतियोगिता के पहले दिन दौड़ में प्रतिभागियों ने अपने शानदार खेल दिखा करके मेडल प्राप्त किए। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने खेल प्रतियोगिताओं के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिससे खिलाड़ियों के लिए ड्रेस और अन्य जरूरी खेल किट उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जो है खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पहले दिन दौड़ की गई शीतकालीन एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी हुआ है। पहले दिन दौड़ में कई जो प्रतिभागी है उन्होंने प्रतिभाग किया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान किए गए, जिनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इन रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही इस एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता का एक तरीके से शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर पहले दिन जो है दौड़ प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें कई प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस दौरान जिन्होंने पहला, दूसरा और तृतीय स्थान प्राप्त किया उन्हें मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। माध्यमिक विद्यालय की खंड स्तरीय जो प्रतियोगिता आज प्रारंभ हुई है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक श्री भोपाल राम टमटा जी को आमंत्रित किया गया था और उनके द्वारा यहाँ पर विधिवत इस शीतकालीन खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। साथ ही उन्होंने यहाँ पर हम सभी को अपना आशीर्वचन दिया और साथ ही घोषणा की कि ब्लॉक स्तरीय जो भी टीम जिला स्तर पर प्रतिभाग करेगी, मैं उन सभी खिलाड़ियों को एक ट्रैक सूट और एक टी शर्ट अपनी विधायक निधि से दूंगा। और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं जो भी डीलर होगा उससे आप संपर्क कर लें और मैं जल्द से जल्द जितने जल्दी हो सके इन सभी प्रतिभागियों को जो जिला स्तर पर प्रतिभाग करेंगे, ताकि विकासखंड की एक अलग सी पहचान हो जाए। और उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों के निवासियों के लिए जमीन खरीदने के नियमों को कड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य में भूमि की बढ़ती मांग और बाहरी निवेशकों की तरफ से कृषि और बागवानी के नाम पर बड़े पैमानों पर जमीन खरीदने की प्रवृत्ति को देखते हुए राज्य सरकार ने भूमि की खरीद पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। ये कदम राज्य के पर्यावरण और स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। गैर कृषि भूमि बाहरी राज्य के निवासी केवल आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए जमीन खरीद सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी कुछ सीमाएं और शर्तें लागू होती हैं। उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है, उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, इसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी जमीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी जमीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन जमीनें खरीदी हैं, वो सारी जमीनें राज्य सरकार में नियुक्त की जाएगी। और हल्द्वानी में विपक्ष ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने सरकार पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा
कि आगामी 30 सितंबर को हल्द्वानी में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस द्वारा महिला अपराध, बढ़ती नशा तस्करी, भ्रष्टाचार और विधायक की उपेक्षा को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम तय किया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि एमबी इंटर कॉलेज से डीएम कैंप कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल सहित कई नेता और विधायक शामिल होंगे। से बदतर हो चुके हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों में डर नहीं है। आम जनता डर और भय से ग्रसित है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, यह धारा खोखला हो चुका है, बेईमानी हो चुका है। जिले की समस्याएं, प्रदेश की समस्याएं, अव्यवस्थाओं का अंबार, भ्रष्टाचार, महिला असुरक्षा और कई सारे ऐसे विषय हैं, रोजगार संबंधित विषय हैं, जिस प्रकार से निजी हाथों में प्रदेश की संपदा को बेच दिया गया है। आज भू कानून की ये लोग बात कर रहे हैं। बाहर के लोगों के साथ मिलकर कितनी जमीनों के घोटाले इस प्रदेश में इनकी सरकार में हुए हैं, पहले उसका ये सफेद श्वेत पत्र जारी करें। तो ये लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जनता समझ चुकी है। बिजली पानी के बिल से लेकर अव्यवस्थाएं जो भी इस जिले में है, हमारी लोकसभा में, हमारे प्रदेश में, उन सब अव्यवस्थाओं के खिलाफ ये हमारी जन आक्रोश रैली 30 तारीख को हल्द्वानी में घोषित हुई है, जिसका नेतृत्व हमारी सीनियर लीडरशिप संगठित होकर हम लोग करेंगे। और हल्द्वानी के खनस्यू थाना में युवक के साथ पुलिसकर्मी की मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोषी पुलिसकर्मियों पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। ऐसे में राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने ओखलकांडा क्षेत्र के पार्क में हनुमान चालीसा और उत्तराखंडी गानों के साथ पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू की मांग है कि थाने में पीड़ित मनमोहन के साथ जिन भी पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की है। उनका साफ कहना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हम अगर आंदोलन की हमारे साथी गुहार नहीं लगाते, आज हमारी करो या मरो का नारा था। आज भगत सिंह का पुण्यतिथि या जन्मदिन कुछ है तो हम फांसी के फंदे पे झूल जाते। प्रशासन को ये बात पता लग गई, इसलिए उन्होंने मजबूरी में एफआईआर हम ओखलकांडा के जनता के दबाव में दर्ज की है। ये हरीश पनेरू के दबाव में नहीं की है। ओखलकांडा का जन सैलाब जो पड़ा है, जो मातृशक्ति उपड़ी है, जो एकता उपड़ी है, ओखलकांडा के अपमान के बदले को उनको लगा कि अब हमारी चली जाएगी, तो इसलिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, एनसीआर के रूप में किया। वो भी अभी जैसे मैंने अपने उच्च अधिकारियों से भी बात की थी, एनसीआर इसमें ऑलरेडी कट चुकी है और कोर्ट की परमिशन के बाद इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ेगी। और आश्वासन मैंने ओखलकांडा की जनता को भी दिया, इनको भी दिया, पनेरू जितने भी यहाँ पे थे, कि इस पर विदाउट एनी सिंपैथी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जल्द से जल्द चार्जशीट लगाएगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने मेरा अस्पताल पहुंच करके औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जनरल वार्ड, ओटी, आईसीयू समेत अस्पताल के सभी भागों की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान डीएम कर्मेंद्र सिंह ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल का औचक निरीक्षण जो है विभाग के द्वारा किया गया। दरअसल आपको बता दें कि औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल के अलग अलग वार्डों में जो है व्यवस्थाएं देखी गई, किस तरीके से मरीजों को रखा जा रहा है, इन सभी चीजों की जो जानकारी है औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ली। जिलाधिकारी कर्मेंद्र यहाँ पर
दौरे के लिए पहुंचे और लगभग अलग अलग वार्डों में, चाहे ओटी हो, चाहे आईसीयू हो, इन समेत जनरल वार्ड में भी वो घूमे। मरीजों का भी उन्होंने हालचाल जाना जो इस दौरान अस्पताल में भर्ती थे। अब अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसी हैं, इन चीजों को जांचते हुए भी डीएम यानी जिलाधिकारी कनवेंद्र यहां पर नजर आए। सभी वार्ड का निरीक्षण किया गया है, जो इनका ओटी है उसका भी निरीक्षण किया है, और जो यहाँ पे लोग एडमिट हैं उनसे भी बात की गई है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं, साफ सफाई भी अच्छी मिली है, और स्पेशली हमने इनका जो जहाँ पे दवाएं रखी जाती हैं उसको देखा है। तो उसमें जो भी आवश्यक दवाएं हैं, जैसे कुत्ता काटने की दवा है या सांप काटने की दवा है, वो सारी दवाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे, और कोई भी दवा एक्सपायरी की नहीं पाई गई है, और साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है यहाँ पे। राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कोटद्वार में शनिवार को दुअड्डा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने शहर में एक जागरूकता रैली निकाली, और इस दौरान जो है दुअड्डा ब्लॉक की सहायक बाल विकास अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सही पोषण और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि समाज के सभी वर्ग बच्चों के पोषण का महत्व समझें और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली प्रदान कर सकें। विभाग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन कर रहा है, जो कि अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। उसी के तहत आज जो है कोटद्वार नगर निगम में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के साथ मिलकर ये एक पोषण रैली का आयोजन किया गया, जो कि एक जन जागरूकता रैली है। हाँ जी, ये बाल विकास विभाग परियोजना दुगड्डा के द्वारा पोषण रैली का आयोजन किया गया था, क्योंकि ये हमारा पोषण माह चल रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो इसमें हमारे जितने भी लाभार्थी वर्ग होते हैं, जैसे 0 से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, धात्री एवं किशोरी बालिकाएं जो होती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके पोषण को लेकर के एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है इस माह। और एसडीआरएफ ने सोनप्रयाग में नदी किनारे गिरे व्यक्ति को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया है। दरअसल सोनप्रयाग कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि सोनप्रयाग पावर हाउस के पास गाजियाबाद निवासी एक व्यक्ति घोड़े से साइड लगने के कारण नदी में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही निरीक्षक सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया, जिसके बाद से टीम ने मौके पर पहुंचकर तेजी से बचाव कार्य किया और घायल अवस्था में फंसे युवक को बाहर निकाला और स्ट्रेचर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं, जहां पर एक युवक घोड़े को बचाने के चक्कर में नदी में गिर गया और गंभीर रूप से घायल बताया गया। हालांकि उसके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर जल्द से जल्द पहुंची और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और जिस दौरान रेस्क्यू किया जा रहा था, पूरी टीम के साथ जो है एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची थी, राहत बचाव की टीम। तो रेस्क्यू करने के दौरान की ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान बताया जा रहा है कि नदी में गिरने से युवक जो है उसे निकाल तो लिया गया, लेकिन काफी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर स्थित एक स्कूल में कार के टायर में चिपका हुआ पेंगोलिन मिला है। वन विभाग की टीम ने पेंगोलिन को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया है। वहीं पेंगोलिन स्कूल में कैसे पहुंचा, ये वन विभाग के लिए जांच का विषय बना हुआ है, क्योंकि पेंगोलिन दुर्लभ प्रजाति का है और ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत कई करोड़ बताई जा रही है। वहीं कमल राजपूत ने इस मामले में बताया कि पेंगोलिन कोई खतरनाक और जहरीला जानवर नहीं होता है।
और युवा संगठनों ने भगत सिंह के चित्र पर फूल अर्पित करके 117वां जन्म दिवस उनका मनाया, यानी जयंती मनाई। इस दौरान युवाओं ने कहा कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। देश के महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह जी की हम जयंती मना रहे हैं। सभी युवा साथी यहाँ दिनेश टूर के एकत्र हुए हैं। जैसा कि पूरा देश जानता है कि भगत सिंह महान क्रांतिकारियों में से एक थे। शहीद आजम की उपाधि उनको दी गई। उसका सिर्फ मुख्य कारण ये था कि भगत सिंह के पास एक विचार था और वो आजादी के बाद भी भारत कैसा होगा इस विचार को लेकर संघर्ष कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को खतरा हथियारों से, बंदूकों से नहीं है, विचारों से खतरा है। इसलिए उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत समय से पहले फांसी दे दी गई और उनकी हत्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो ये विचार जो है बहुत खतरनाक होते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझसे खाक है पानी, रहे या ना रहे, पर मेरे विचारों के ख्याल हमेशा ख्वाबों में रहेंगे। जो हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी हैं, हम कहीं ना कहीं आज के युवाओं ने उन्हें भुला दिया है, तो हमें उनको भुलाना नहीं, हमें याद रखना है। लोग कहीं ना कहीं आज का जो युवा है पबजी और दुनिया भर के तमाम सोशल मीडिया और कहीं ना कहीं चीजों से ग्रस्त है, तो उनसे उन्हें उभरना है। और एक मैसेज जो भगत सिंह ने हमेशा दिया था कि क्रांति की तलवार विचारों की आन पर तेज होती है। हम लोग समझते हैं कि क्रांति बंदूक और बम से आती है। उनका ये मानना था क्रांति लाने के लिए जो है अगर हमें अपने विचारों को मजबूत बनाना होगा तभी क्रांति आ सकती है। तो क्रांति बंदूक विचार या हिंसक तरीके से नहीं, बल्कि क्रांति जो है एक मूवमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं युवाओं में अगर जोश जुनून होगा तो कहीं ना कहीं देश भर में वो संदेश जाएगा जरूर। इसी मैसेज को हमें पहुंचाना है। अल्मोड़ा में को-अर्बन ऑपरेटिव बैंक की 33वीं वार्षिक को लेकर के सामान्य निकाय बैठक माल रोड होटल शिखर में संपन्न हुई, जिसमें बैंक के कार्य सहित कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद से बैंक अध्यक्ष महेश चंद्र जोशी ने बताया कि बैंक का कार्य व्यवसाय 5000 करोड़ से अधिक हो गया है और शाखाओं की संख्या 60 से अधिक हो गई है। उन्होंने साथ ही बताया कि बैंक ने अंशधारकों को 10% लाभांश देने का निर्णय लिया है और 2025 तक 6000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस साल हमने 10 ब्रांचें और खोली हैं। टोटल ब्रांच की संख्या 60 हो गई है और हमारा निकट भविष्य में 75 ब्रांच तक पहुंचने का विचार है और उसके बाद फिर 100 ब्रांच तक भी पहुंचने का हमारा विचार है। बैंक सर्वांगीण प्रगति कर रहा है, अच्छी उन्नति कर रहा है और हमें विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।